Hello guys, so let's start the news today. 8 November की न्यूज़ है and let's start. Supreme Court issued direction to remove stray dogs from key public places, जो कि पहले भी न्यूज़ में काफ़ी था. Supreme Court repeated incidents of dog recent incident of dog bites बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो are not merely a public health challenge but a matter of human safety under Article 21. बोल दिया गया है कि जो डॉग बाइट्स है पब्लिक प्लेसेस में वो पब्लिक हेल्थ का ही चैलेंज नहीं बना है बल्कि ह्यूमन सेफ्टी का भी है, विच इज़ अंडर आर्टिकल 21. दिस यू शुड रिमेंबर. और डायरेक्शंस क्या है? एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, मस्ट be appointed for the upkeep and surveillance of each premise like educational institutions, hospitals. ऐसे जगह पे हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट हब्स, ऐसे जगह पे एक नोडल ऑफिसर्स रहना चाहिए जो कि सर्विलेंस रखे ऐसे मैटर्स पे, डॉग्स बाइट्स पे. फिर डीएम को भी इंश्योर करना चाहिए कि प्रेमाइसेस जो रहे, फेंसिंग, ये सारी चीज़ें स्कूल्स या हॉस्पिटल्स इन सब पे हो जाए. लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ एंड लोकल लेवल पे पंचायत एंड लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को भी रेगुलरली इंस्पेक्शन कैरी आउट करना चाहिए. ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल शाल मेंटेन अ मैंडेटरी स्टॉक ऑफ एंटी रेबीज़. और हॉस्पिटल्स को भी बोल दिया गया है कि आपको मैंडेटरीली रेबीज़ वैक्सीन रखना ही पड़ेगा सो दैट इफ़ देयर इज़ अ सेफ्टी. तो अब इशू ऑफ स्ट्रे डॉग्स हमने क्या देखा है कि आज स्ट्रे डॉग्स की 2019 के लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के हिसाब से स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है. दैट इज़ टू मच. और फिर डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स कितने देख रहे हैं हम लोग? 37 लाख. 1.5 करोड़ डॉग्स हैं और 37 लाख हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स आ रहे हैं. और इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज़ डेथ. दिस इज़ हाई, दिस इज़ वेरी हाई. पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रेबीज़ डेथ होती है उसमें से 36% होती है. ऑफकोर्स नंबर ही देख लो, 37 लाख तक लोग मरते हैं. डॉग बाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 96% ऑफ द मॉर्टैलिटी ऑफ अमंग द रेबीज़. मतलब जिसको भी रेबीज़ डॉग बाइट के एटलीस्ट 96% लोगों को हमने मरते हुए ही देखा है. What are the provisions and steps taken regarding stray dogs in India? As per Article 243, municipalities are mandated to control. अच्छा, Article 243 WD के W क्या कहता है कि municipalities के अंदर आता है कि dog strays की population. ओके, constitution level पे भी है. एंड 51A क्या कहता है? टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर. जी, ओके, जी ऐसे याद रखना है, डॉग जी. ओके, डॉग जी, ठीक है. तो जी वाला जो है वो क्रिएचर्स, एनिमल्स के लिए बोलता है. आई एम जस्ट मेकिंग यू अ ट्रिक फॉर 51A जी याद रखने के लिए. पूरे आर्टिकल्स याद रहने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के, ड्यूटीज़ के. एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट, एनिमल्स एक्ट 1960 भी बोलता है कि कैप्चर, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो, उसके बाद रिलीज़ कर दो सो दैट द स्ट्रे कंट्रोल, सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है. ये रूल पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 2023 का एनिमल बर्थ कंट्रोल. ठीक है, ये क्या बोलता है कि कैप्चर करो एनिमल्स को, उनको स्टेरलाइज कर दो ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, और वैक्सीनेट भी कर दो ताकि लोगों को रेबीज़ ना हो. फिर नेशनल एक्शन हेल्थ प्लान ऑफ डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया ऑफ बाय 2030. हमारा प्लान क्या है? 2030 तक ये रेबीज़ के केसेस को हटाना. मेन ये है ABC कंट्रोल रूल्स आपको याद रखना है. और मेंस के लिए ये वाला 1.5 मेनली ये लिखो कि इंडिया कंट्रीब्यूट 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज़ डेथ्स. और ये भी कर लो कि अराउंड 37 लाख, क्योंकि रिसेंट डेटा है 2023 एंड ऑल इन सब का है. एंड ABC कंट्रोल्स ये सब भी लिख सकते हो. ठीक है. Now, Supreme Court raises concern over India's land registration system in Samayullah versus State of Bihar. ठीक है, तो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में कंसेंसस बताया है. देख लो इश्यूज़ क्या होते हैं, इशू क्या हाईलाइट किए गए हैं लैंड रजिस्ट्रेशन के मामले में. पहली बात तो आउटडेटेड लॉज है, बहुत पुराने लॉ चलते हैं कि ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी की तो अकॉर्डिंग टू 1882. स्टैम्प एक्ट चलता है, मतलब जो स्टैम्प लगता है वो 18, यानी जब आप लेने देने के रहते हैं तो स्टैम्प एक्ट के थ्रू वो जो पेपर रहता है उसमें कुछ पैसे लगते हैं ना, तो वो 1899 का है, यानी बहुत सस्ते में भी मिल जाता है. पर ऐसा नहीं होता. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, वो तो ऑफिसर्स भी जानते हैं वो लोगों को कैसे करना है. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. ओके, पुराने एक्ट है. नो कंक्लूसिव टाइटल. रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड अंडर द प्रिवेंशन एक्ट ओनली provides presumptive evidence of ownership, not conclusive title.
ठीक है, कोई टाइटल नहीं है. दिस मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट सर्टिफाई द ऑथेंटिफिकेशन लीविंग बायर्स वल्नरेबल टू लिटिगेशन. ओके, सी देयर इज़ नो टाइटल कि ये किसका है. ठीक है, सिर्फ एक ओनरशिप है. बट एक इसका what they are meaning to say is कि जब यही नहीं रहेगा तो how would जो तभी जब ओनरशिप लगता है ना, जैसे कि एक ओनर से दूसरे ओनर पे चला गया तो द टाइटल हैज़ बीन चेंज ना, तो वो अभी तक बेटर तरीके से हुआ नहीं है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन फाइल होती है इसी मामले में, तो बर्डन पड़ जाता है. लिटिगेशन बर्डन देखा मैंने, बोला था ना, फ्रॉडलेंट डीड्स, एनक्रोचमेंट, ज़बरदस्ती किसी का लाल ले लेना, एंड वीक वेरिफिकेशन लीड्स 66% ऑफ सिविल लिटिगेशन. ठीक है, incomplete digitization. Program like DILR, RMP, Digital Land Records Model, National Generic Document Registration System, digitize record but do not correct faulty titles, है ना. ये सब रिकॉर्ड तो कर रहा है, हम इसको हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं ना कि देयर आर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड सिस्टम आ गया है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया है. बट क्या फॉल्ट है कि फॉल्टी टाइटल्स जो भी रहता है, मतलब बिना चेक किए जो जैसा दिखता है वैसे ही मेजर आउट कर देता है. तो सजेशन क्या दिया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन करो, मतलब टेक्नोलॉजी लाओ, क्रिएट एन इनकरप्टेबल ट्रांसपेरेंट. ब्लॉकचेन से क्या होता है, हर एक चेन का हमें ट्रांसपेरेंसी पता रहता है. ठीक है, और जैसा डेटा रहता है पहले चेंज में वैसा ही ये होता है, पास होता है. सच सिस्टम्स कुड इंटीग्रेट सर्वे डेटा, है ना, इंटीग्रेटिव डेटाज हो जाएंगे. कंक्लूसिव टाइटल रखो. लॉ कमीशन को बोला गया है टू स्टडी अ शिफ्ट इन द प्रिजम्पटिव एंड कंक्लूसिव टाइटल्स. हो गया. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी, है ना. एक लेजर बना है जो कि सबको पता है. ठीक है, ब्लॉक्स में बना है और परमानेंटली लिंक्ड अक्रॉस मैनी कंप्यूटर, सबको पता है ये ब्लॉक, ताकि एक में अगर कोई भी चेंजेस आए तो वो सब में आ जाए. ठीक है, तो अगर एक बार टाइटल्स हमने शिफ्ट किया तो वो सारे में टाइटल शिफ्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, सबको पता चल जाएगा. दिस इज़ वाई दे आर टेलिंग टू लिंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. व्हाट यू वांट टू नो कि ये लिख देना, लैंड डिग्रेडेशन, ये हमारे मेंस में आएगा. GS 2-3 में आ जाता है. तो उसमें हमें इससे क्या लेना है कि लैंड रजिस्ट्रेशन की पुरानी एक्ट्स है, और फिर की सजेशंस पे लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने बोला है लैंड रजिस्ट्रेशंस में. ये इसमें से लिया जा सकता है. दैट्स इट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज शेपिंग इन डिजिटल डीप टेक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, कि डीप टेक फ्रंटियर्स ऑफ एग्रीकल्चर. देखो मैंने पहले भी बताया था कि बोला गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वो लोग बोल रहे हैं कि AI को लाओ. AI को लाने से रोबोटिक्स, अब वो लोग भी क्रिस्पर, देखो सीड्स बेटर तरीके से आए, सैटेलाइट रिपोर्टिंग हो कि हमें पता चलते रहे कि पूरे टाइम हमारे एग्रीकल्चर की फसल कैसी हो रही है, ख़राब हो रही है तो हम तुरंत ही जाके उसमें ठीक कर सकते हैं, है ना. रोबोट्स को लाए ताकि जब ये हार्वेस्टिंग हो तो वो रोबोटिक तरीके से की जाए. ये सारी चीज़ें हैं. तो लेट्स सी, द रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. हमें ये याद रखना है, AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव. ये किससे बोला, इकोनॉमिक फोरम ने बोला है AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव. brings together public and private sector partners to scale agri-tech solution and accelerate the transformation of global food system. क्यों करना है, क्योंकि ग्लोबल फूड सिस्टम हमने देखा था ना कि कितना ख़राब हो रहा है. 1/3 ऑफ सॉइल्स डिग्रेडेबल, 1/3 ऑफ सॉइल्स डिग्रेड होते जाता है हमारा. तो हमें बेटर तरीके से चाहिए ना नेचुरल रिसोर्सेज. 90% ऑफ द टॉप सॉइल मे बी डिग्रेडेड, जो जिस पे फसल उगती है उसमें से 90% ऑफ पूरे वर्ल्ड का टॉप सॉइल डिग्रेड हो जाएगा बाय 2050 अगर हमने कुछ किया नहीं. एग्रीकल्चर यूजेस में हम 70% ऑफ फ्रेश वाटर ले लेते हैं, 71% ऑफ एक्वीफायर्स ले लेते हैं और डिप्लीट होते रह रहा है ये सारी चीज़ें. क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है तो 24% ऑफ ग्लोबल एमिशंस हम देख रहे हैं. स्टेपल क्रॉप्स कुड फॉल, जो क्रॉप्स हम कर रहे हैं उसमें से जो क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो वो क्रॉप्स जो है एटलीस्ट 24% ऑफ देम बाय 2000 चेंज हो जाएगा विदाउट इवन एमिशन कट्स. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये क्या कर रहा है, फार्मर पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहा है. फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से हम क्या देख रहे हैं,
क्रॉप्स की फसल जिस तरीके से उगनी चाहिए वो हो रही है। फिर 90% ऑफ टॉप सॉइल्स बोला गया है कि डिग्रेड हो जाएगा बाय 2050। ओके, अब जो हमने केसेस किए हैं एग्री टेक हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट, AI एंड कंप्यूटर विजन फ्रॉम फ्यूड्स। और ठीक है, हमने क्या क्या किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट यूजेस रिमोट सेंसिंग, है ना, सैटेलाइट इमेज की वजह से हम एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स को मेंटेन करते हैं और फिर उस हिसाब से अगर क्रॉप की फसल ख़राब हो गई है तो हम इंश्योरेंस दिलवाते हैं, ठीक है। और ये सब कैसे होता है, क्रॉप्स की मोबाइल ऐप्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इन्फोसिस ने 5G नेचुरल प्रोग्राम किया था। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ स्केलेबल मॉड्यूलर एंड इंटेलिजेंट स्वॉर्म सिस्टम फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, भूमित्रा या फिर उर्वरा जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट फॉर कार्बन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट। हमें क्या याद रखना है, इससे मेन यही याद रखना है कि एग्रीकल्चर्स में काफ़ी चैलेंजेस हो रही है, जैसे कि रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से पहली बात तो फार्मर की पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर जो क्रॉप्स उगेगी भी ना, क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा है, 2.3 to 2.4 डिग्री तक चला गया है। वो 2000 आते आते 24% ऑफ द क्रॉप ऑलरेडी ख़राब यील्ड की होने लग जाएंगी, ऑलमोस्ट जितनी भी हैं। फिर हम वाटर्स कितना यूज़ करें, बट आज 1/3 ऑफ द सॉइल डिग्रेड हो गई है। और आगे जाके अगर ऐसा ही रहा तो 90% ऑफ द टॉप सॉइल्स डिग्रेड हो जाएंगी, ये याद रखना है हमें। ये सब मेन से रिलेटेड है, सब मेन। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, बट वो रिपोर्ट याद रख लेना, AI फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज़ गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। देखो ये फाइनेंस वाला, इसको वर्ल्ड बैंक ने दिया है असेसमेंट प्रोग्राम। क्यों, क्या है, हैज़ अर्ज इंडिया टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्मेंस रिफॉर्म्स टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग 30। उसने बताया है कि भाई हमारा गोल है ना 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो अपने फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म पहली बात तो करो। फाइनेंशियल सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डाइवर्सिफाइड विद एसेट्स राइजिंग 175% with the state of playing dominant role. Digital public infrastructure is not so important guys, not very important. इससे भी better आर्टिकल आते रहते हैं। इंडिया टू जॉइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, लेट्स सी ये क्या है। दिस इज़ अ न्यू एज ऑब्जर्वर, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर नेशन इंडिया ज्वाइन करने जा रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, इनिशिएटिव बाय ब्राज़ील। इट इज़ अ ग्लोबल फंड है, ठीक है, ये एक फंड है ट्रॉपिकल रीजन्स वालों का, कंट्री का होगा, फॉर्म्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP30 ऑफ बेलम। अभी COP30 चल रहा है ना, ब्राज़ील में चल रहा है, ठीक है, फॉर मॉडलिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो फाइनली कोई फ़ंड बन रहा है जिसका नाम है TFFF। इसमें बात, और इसमें एज अ ऑब्जर्वर नेशन बनने जा रहा है इंडिया, सेट टू जॉइन। ओके, टू इसमें क्या है, इस फंड में क्या है, कंजर्वेशन करना है, एक्सपांड करना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़ का, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग टू से। और हमें ऑलमोस्ट 125 बिलियन तक फंड्स एलोकेट करना है, जो कि 30% तक एटलीस्ट पब्लिक दे दे और 70 to 80% तक एटलीस्ट प्राइवेट दे दे, तभी जाके ये बेटर हो सके। कुड सपोर्ट ओवर 70 TFCs यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज़। एटलीस्ट ये फ़ंड इतना बेटर हो जाए कि एटलीस्ट 170 बिलियंस, एटलीस्ट 70 बिलियंस कंट्रीज़ को हेल्प कर सके। ओके, कलेक्टिवली फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स अबाउट 7.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2 annually as per Global Forest Watch, helping slow global warming. Tropical forests cover only 7% of Earth's surface but hold 50% of global biodiversity. वर्ल्ड, ठीक है, 1 सेकेंड। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व देख लेते हैं। द फैसिलिटीज़ ये 125 बिलियन वो डॉलर्स तक प्रिजर्व करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है,
एटलीस्ट हम 7.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, लाइवलीहुड एंड कल्चरल सपोर्ट, मेडिसिनल रिसोर्स बेस, रेनफॉल, हाइड्रो बेटर, ये सब हम दूसरे इसमें से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेनमार्क एंड ऑल, लेट्स सी। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है। कैपिटल देख लो, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी इसके बगल में है। इधर नॉर्थ सी, इधर बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी के आसपास आती है पोलैंड, जर्मनी, ये सब जो वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क हैज़ बैन एक्सेस ऑन सोशल मीडिया फॉर एनीवन एज अंडर 15। व्हाट अ बेटर स्टेप। सोशल मीडिया अंडर एज 15 को बेटर बैन कर दिया, विच इज़ बेटर, वी शुड ऑल्सो डू दैट। पॉलिटिकल फीचर्स इसके अंदर आती है, इट ऑल्सो इनकम्पासेस फेरो आइलैंड एंड आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, बोथ लोकेटेड अंडर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसके अंदर आती है फेरो आइलैंड एंड आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, बोथ लोकेटेड अंडर द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जर्मनी है उसके साउथ में, वेस्ट में नॉर्थ सी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। इट इज़ मेड अप ऑफ ज्यूटलैंड पेनिनसुला एंड मोर देन 400 आइलैंड्स। जीलैंड इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड। गुडेना, ठीक है, वॉल्व का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डेनमार्क देख लो, व्हाट तुम मेंस में लिख सकते हो कि बेटर थिंग फॉर पीपल, एटलीस्ट किड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना कि 15 साल के नीचे वालों को बैन करवा दिया। अब देखो ऑल्सो न्यूज़, ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलास बिकेन, क्या है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एटलासिस ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन। पहली डेवलप हमने एटलास देखी है ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है, ये किसने बनाया है, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलास नेटवर्क। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 33 एंड 36 ऑफ RPA 1951, ये देख लो। रीसेंट रिबेट्स ओवर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स हैव रिन्यू कॉल्स फ्रॉम इंडियाज इलेक्टोरल नॉमिनेशन प्रोसेस अंडर द RPA एक्ट 1951। क्या है सेक्शन 33 क्या है, नॉमिनेशन फाइलिंग, कैंडिडेट सबमिट नॉमिनेशन पेपर साइन बाय सेल्फ प्रपोजर। अरे जब इलेक्शन में लड़ने जाते हैं ना तो कौन से सेक्शंस होते हैं, ये वही बात कर रहा है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, जस्ट बिकॉज इट इज़ गिवन, आई एम रीडिंग। बट ये तुम्हें ये याद रखना है कि RPA एक्ट 1951 किसका है, जो कि जो लोग जो इलेक्शन फाइल कर, मतलब जो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, MPs लोग, या फिर ये जो फाइट करते हैं इलेक्शंस के लिए। वोल्केनिक लाइटनिंग क्या होती है, वोल्केनिक, इट इज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन रादर देन ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म से निकलने वाला नहीं है ये लाइटनिंग, बल्कि ये वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला जो ये होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं वोल्केनिक लाइटनिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं ये PT में। ट्रस्ट में ये बहुत इजी लग रहा है अभी, बट उस वक्त लगेगा वोल्केनिक लाइटनिंग मतलब हमें दे देगा थंडरस्टॉर्म। तो नॉर्मली लाइटनिंग का मतलब हमें थंडरस्टॉर्म होता है, बट नहीं, दिस इज़ अ वोल्केनिक इरप्शन ओनली। द प्राइमरी मैकेनिज्म इज कल्यूजन एंड रबिंग ऑफ द ऐश पार्टिकल्स। कैसे होता है, जो वो छोटे छोटे ऐश पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स होते हैं, उनसे रब करके ये इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रिसमस आइलैंड कहाँ है हमने देखा, ये देखो, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, है ना, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, पापा न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के इधर है क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड किसके पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ठीक है, हमें ये नहीं जाना है, हमें ये जाना है क्रिसमस आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशन में है। सी, क्रिसमस आइलैंड कहाँ है, क्रिसमस इंडिया मनाती भी है तो इंडियन आइलैंड में है। गैलापागोस, निकनेम एज द गैलापागोस ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, गैलापागोस जो हम देखते हैं, जो कि एक दूसरा ये आइलैंड है, उसका इंडियन ओशन का हम इसे कहते हैं। ठीक है, रिशियस मास्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हमने पहले भी देख चुके हैं। स्केड्यूल 2 में आता है वाइल्ड लाइफ। हम नॉर्मली सारे स्पीशीज़ को स्केड्यूल 2 में देखते हैं, इसको हम स्केड्यूल 1 में देखते हैं, इसको हमने स्केड्यूल 2 में देखा है। और दे आर अबोरियल एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, IUCN देख लो, लीस्ट कंसर्न, इसीलिए तो स्केड्यूल 2 में
क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंसर्न होता तो स्केड्यूल 1 में जाता। एंड प्रिप स्कीम क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक स्कीम। द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर प्रमोशन ऑफ प्रिप स्कीम। ठीक है, ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो था केमिकल और फर्टिलाइजर्स ये जो इनोवेशन करेगी। इसको 5000 करोड़ आउटले दिया गया है, पैसे दिए गए हैं। क्यों दिया गया है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मास्यूटिक सेक्टर्स। और रीशियस मंकी पढ़ना है क्या? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव recommended reinstating Rhesus mask under, ठीक है, it restores its statutory protection। ठीक है, माका मुलाटा इसको बोलते हैं, मेनलैंड एशियाज़ में पाए जाते हैं। दिस आर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। अप्रॉक्सीमेटली 93% ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस हमारे से इनका 93% ही वही बंदर है यार जो हम नॉर्मली देखते हैं। दे आर बोथ अबोरियल एंड टेरिस्टेरियल, ये तो हम जानते हैं। लीस्ट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ही तो दिखते हैं। और 93% ऑफ इनके स्पीशीज़ हमारे में। क्रिसमस आइलैंड इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने देखा है किसी तो एग्ज़ाम में आते हुए, PCS में देखा है, स्टेट PCS में, कि क्रिसमस आइलैंड कौन से ओशन का पार्ट है। बट मोस्टली पैसिफिक ओशन ही लोग मार्क करके आते हैं, बट यू शुड नो इट इज़ एन इंडियन ओशन। ओके, थैंक यू।